हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है जापानीज़ मीडिया से है। वैसे आपको तो पता होगा कि रिसेंटली जो है बहुत सालों बाद जापान जो है इंडिया को मिसाइल्स बेच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया में आपको ये खबर तो देखने को मिला है, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जापानीज़ मीडिया में अभी इंडिया को लेके क्या चल रहा है। बहुत चर्चा चल रही है इंडिया को लेके, और ये जो है मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा ट्रांसलेट करके कि जापानीज़ मीडिया में इंडिया को लेके अभी क्या चर्चा हो रही है। और आज का जो वीडियो है वही है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जापान मीडिया या फिर जापानीज़ लोग ये कह रहे हैं ज़्यादातर कि हर एक इंडियन से हमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आज से हम में से हर एक को बहुत हार्ड वर्क करना होगा और हमें ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया जो है सिर्फ बातूनी शेर नहीं बल्कि काम में जो है वो करके दिखाए, क्योंकि पूरे दुनिया में बहुत सारे देश है और बहुत सारे देश के लोग हैं और उनको वो क्योंकि इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत सारे दूसरे देश जो है उनको मॉक भी करते हैं कि तुम लोग इंडिया पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो, देखना इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हम अपने काम के जरिए उन देशों को और उन देश के लोगों को जो कि हम पे ट्रस्ट करते हैं उनको उनका डिजर्विंग रिस्पेक्ट जो है वो पे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। चीन के घेराबंदी के खिलाफ क्वाड आज खुला, तो हम भारत को जापान की ओर कितनी दूर खींच सकते हैं? 引き寄せられるのでしょうか。 क्वाड समिट मीटिंग जापान के नेता की पार्टिसिपेशन के साथ आयोजित की गई। の首脳が参加する ये 4 देशों का एक ढांचा है जो चीन को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज को शेयर करता है। する4カ国の対中国を意識した枠組みですが、注目 उल्लेखनीय है कि भारत का विकास हो रहा है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर पर भी इसका जिक्र था। モディ首相のツイッターを見ても、ソフトバンクの वे सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन के बेटे सहित लीडिंग जापानीज कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिले। इंडियन मार्केट में गर्मी है, लेकिन इंडिया का टेम्परेचर भी कुछ कम नहीं। एक देश जो आकर्षक है और दुनिया के फ्यूचर के लिए कंसर्न है। インドのポテンシャルに迫ります。クアッド इंडिया क्वाड मेंबर्स में से एक है। जापान की अपनी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न केवल हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के प्रमुखों 企業トップと次 बल्कि प्रमुख जापानीज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात कर अपनी उपस्थिति महसूस करवाई। インド出身 भारत के मूल निवासी योगेंद्र 2003 से जापान में रह रहे हैं। 海外が欲しがる人材、労働力も豊富。他にもこんなメリットが。インドに工場があるヤマハミュージックインディアは、インドっていう地理的にそのアフリカに近いとかですね。 Other advantages include हेड ऑफ कंपनी यामाहा ने कहा, भारत जोग्राफिकली अफ्रीका के क्लोज है, इसलिए न्यू मार्केट के एक्सपेंशन की उम्मीद है। インド मैप पर भारत सेंटर में है। 東南 भारत दक्षिण पूर्व एशिया, ओशियानिया, यूरोप और अफ्रीका के करीब है, 新たな जहां न्यू डेवलपमेंट की उम्मीद है। などが近い上、海の भारत में सी ट्रांसपोर्ट रूट्स भी है, इसलिए जापानीज कंपनियां भारत के साथ म्यूचुअल लाभ के संबंध की अपेक्षा करती है। 日本や企業によるインドとの関係、中でもインド出身のヨゲンドラさんが強調するインドの良さとは。 अन्य बातों के अलावा योगेंद्र जो भारत से है, भारत के फायदों पर जोर देते हैं। मुझे लगता है भारत में एक ग्रेट अट्रैक्शन है कि इंडिया इतना आध्यात्मिक और महान दार्शनिक देश है। भारत ने अब तक ऐसा एक्ट नहीं किया है जैसे कि वो अपने दम पर युद्ध करने जा रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है। भारत जो ट्रेडिशनली यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया के साथ क्लोज संबंध रहा है 経済制裁 और इकोनॉमिक सैंक्शंस के कगार पर है। क्वाड समिट में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि भारत को जापान के साथ कितनी दूर लाया जा सकता है। インド側 एक भारतीय के रूप में आप क्वाड का सबसे बड़ा फायदा क्या मानते हैं? と考えているのでしょう。 चाइना के खिलाफ प्रतिरोध के मामले में हमें जापान के साथ अच्छी तरह से जुड़ना होगा はアメリカ、日本 और उनके आसपास अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। 周りからこう固めていく मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। まあ、最重要かなという感じがします。 तो सबसे पहले जिन साइतामा ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इंडिया पूरे तरीके से बदल जाएगा अगर बिजनेस प्रैक्टिसेस और लीगल सिस्टम्स बदल जाए। तो कहने को तो ये बहुत छोटे 2 वर्ड्स है, लेकिन इनको सॉल्व करना सच में सबसे बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अगर मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊं तो इंडिया में बहुत सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस को देख के, इंडिया नहीं बाकी बहुत सारे देशों में भी है, लेकिन नॉर्मली रशिया या फिर दूसरे यूरोपियन देश में ये नहीं है, लेकिन ये इंडियन, एशियन देश, थाईलैंड वगैरह इस सब में ज़्यादा कॉमन है। और उस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा
मैं बार्गेनिंग नहीं करता। तो जब भी मैं इंडिया में फॉर एग्जांपल फल खरीदने या फिर दूसरे कुछ चीज़ें खरीदने बहुत सारे दुकानों में जाता हूँ तो मैं बार्गेनिंग नहीं करता, मैं जो वो कीमत चाहते हैं वही देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं बार्गेनिंग तो नहीं कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही प्राइस में पे कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट क्वालिटी में मुझे चीट मत करना, चीज़ जो है वो अच्छी देना। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो लोग चीट करते हैं और इनफैक्ट मुंह मांगी कीमत मिलने के बावजूद बहुत खराब क्वालिटी की चीज़ें जो है वो देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि मतलब वो तो फिर एक गुड कस्टमर जो है, अच्छे कस्टमर को लूज़ कर रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे कस्टमर्स को भी। तो मैं यही बोलता हूँ पीछे से कि तुम लोगों के लिए वो बार्गेनिंग आंटीज ही सही है जो 1000 बार नाप तोल करके एक चीज़ लेंगे, तो वही तुम्हारे लिए सही है। दुकान एक पड़ी है 10 पड़ियां आगे, मना कर दूंगी, मोहल्ले वालों में से किसी कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पे, पहले बता दूं मैं। अच्छे कस्टमर्स के अच्छाई का फिर तुम फायदा उठाते हो। तो ये क्या है कि भले ही वो वन टाइम प्रॉफिट कमा रहा है अच्छे कस्टमर्स को चीट करके, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बिजनेस नहीं चलेगा। अगर वो मुझे चीट नहीं करता, मेरे जैसे कस्टमर्स को चीट नहीं करते, तो ऑब्वियसली हम रिटर्न बार बार वहां पे जाते, बार बार खरीदते, तो इन द लॉन्ग रन वो बहुत अच्छा बिजनेस होता। लेकिन बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन का मैं ये मेंटेलिटी देखता हूँ कि एक ही बार में लोगों को चीट करके जितना लेना है ले लो, बाद का बाद में सोचेंगे। तो ये जो मेंटेलिटी है, ऑब्वियसली सारे बिजनेसमैन ऐसा नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे ऑनेस्ट बिजनेसमैन भी है। तो अच्छे बिजनेसमैन भी मैंने देखा है इंडिया में बहुत है, लेकिन ये जो है इनमें से ये सेक्शन भी आता है कि वन टाइम प्रॉफिट कमाना है। इवन मेरे भैया जो है अमेरिका में रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि रिसेंटली अमेरिका में भी बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया का एक बहुत बुरा रेपुटेशन बन रहा है। और एक चीज़ जो मैंने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो एम्बिशंस लैक करते हैं, उनको जितना मिल रहा है उसी में वो कंटेंट है, ये नहीं कि मैं ग्रो करूं। ऑब्वियसली इंसान को जितना मिल रहा है उतने में ही खुश होना चाहिए, बट एम्बिशंस जो है वो बड़े होने चाहिए। एटलीस्ट ट्राई तो करो अपना बिजनेस बड़ा करने का, और उसमें भी अगर आपको ज्यादा कैपिटल रिस्क नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को बोला था कि आप डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों ना आप रशिया दूसरे देश में भी आप एक्सपोर्ट के बारे में सोचे। तो वो बोल रहे कि हाँ, हमें इंडिया से जितना मिलता है उतना तो काफी है, उतने से हमारा घर बार चल जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है, हम उतने में ही खुश है। तो वो तो उतने में खुश है, लेकिन अगर एम्बिशंस बड़ा होगा तो इंडिया का जो है ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का, तो वो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के एक ह्यूज इंपैक्ट देता है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाता है। लेकिन अगर इंडियन बिजनेसमैन एम्बिशंस ही लैक करेंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे, तो कैसे सच होंगे। तो उससे क्या होगा, उनका घर बार तो चल जाएगा, बट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। उसके बाद टोयो सीओ ने कमेंट किया है कि एज अ जापानीज नेक्स्ट जो चीज मैं देखना चाहता हूं वो ये है कि क्वाड मीटिंग जो है वो इंडिया में होना चाहिए। बहुत सारे मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बहुत सारे क्वाड मीटिंग्स हुए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक एक भी क्वाड मीटिंग नहीं हुई है। क्वाड की सच्ची शुरुआत उस दिन होगा जिस दिन इंडिया में क्वाड मीटिंग होगा। तो ये जापानीज और अमेरिकन मेंटालिटी की जो डिफरेंस है वो दर्शाता है। जापानीज जो है वो इंक्लूसिव इंडिया चाहते हैं कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सारे सेम लेवल पे है, और एकजुट मिलेंगे। जब एक अलायंस तभी सक्सेसफुल होता है जब सभी जो है एक दूसरे को इक्वल नजर से देखते हैं। लेकिन अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ज्यादातर जो व्हाइट नेशंस की एक ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा खुद को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। यूरोप वगैरह में भी बहुत सारे देश हैं जो इंडिया को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, हालांकि वो व्हाइट नेशंस है। बट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनका कुछ ना कुछ, जिनका भी ये कॉलोनियल पास्ट रहा है, जिन्होंने नेटिव पॉपुलेशन को हटा के अपना घर बार जहाँ पे बसाया है, तो इन लोगों का ये एक मेंटेलिटी रहता ही है कि हम सुपीरियर है। लेकिन एक अलायंस कभी भी सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा जब एक पार्टी जो है खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, वो सोचते हैं कि वो मास्टर्स है, बाकी जो है उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। और यूएसए का तो हमेशा ही ये रवैया रहा है और रहेगा ही। उसके बाद पोलर बियर ने कमेंट किया है कि इट वुड बी ट्रिमेंडस इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वाज इन प्लेस। मुझे लगता है कि हम सभी को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसके बाद स्लग ने कमेंट किया है कि कंपनीज अभी तक चाइना में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो यूएसए के जैसा ही हाई हो गया है, एंड इंडिया हैज एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ आईटी रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, सो इट इज एक्सीलेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम दुनिया का जो मेजर कंपनीज है उनमें टॉप सीईओज इंडियंस क्यों होते हैं। उसके बाद आई लव पोकी ने कमेंट किया है कि वर्ल्ड पीस इंडिया के बिना पॉसिबल नहीं है, इट्स अ कंट्री विद अ ग्रेट पोटेंशियल, और मुझे हर इंडियन से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। उसके बाद पैशन इज ए फॉरेन जापानीज एजेंट ने लिखा है कि इंडिया हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट फॉर जापान, क्योंकि शायद जापान ने इंडिया के इंडिपेंडेंस में किसी हद तक हेल्प की थी। जी हाँ, हम कभी नहीं भूलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है जापान में जाके एक आर्मी ऑर्गेनाइज किया था इन कॉलोनियल यूके कमीनों को हटाने के लिए, और वो कंट्रीब्यूशन हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसीलिए हर एक इंडियन का और भी बहुत सारे रीजन से जापान की ओर एक फैसिनेशन तो हमेशा से ही रहा है। उसके बाद इचिरो इशी ने लिखा है कि रशिया यूक्रेन टर्मोइल में जापान लैक्ड फेयर जजमेंट,
और बिना सोचे समझे यूक्रेन और वेस्ट की ओर झुक गया। तो अगर हम एज ए देश जापान की सॉवरेनिटी के बारे में बात करें देन इट्स लाफेबल। यूएसए के साथ अलायंस बनाना मतलब जापान के लिए एक डार्क फ्यूचर। जी हाँ, जापानीज पॉलिटिशियंस और लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो अमेरिका ही था जिन्होंने एटम बम गिरा के करोड़ों जापानीज इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी, ना कि रशिया। सो जापान शुड स्टॉप एक्टिंग एज अ वेसल यूएस स्टेट एज सुन एज पॉसिबल, और जितना हो सके एशियन कंट्रीज, इंडिया, फिलीपींस, आसियान जो देश है, जितना हो सके यूएसए के अलावा एशिया में जापान को यूनिटी ढूंढनी चाहिए। साउथ कोरिया, इनफैक्ट इंडिया, जापान, साउथ कोरिया कैन मेक अ वेरी स्ट्रांग अलायंस। तो अपने जो साउथ कोरिया के साथ डिफरेंसेस मिटा के इंडिया, जापान, साउथ कोरिया ऐसे देशों को एकजुट होना चाहिए। और यूएसए के वेसल स्टेट जब तक आप काम करेंगे, आपका फ्यूचर चाहे आप कितना भी ग्रोथ क्यों ना हो, जो मेन आपका डोर है वो हमेशा यूएसए के हाथ ही रहेगा, और जब चाहे वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है जापान, साउथ कोरिया जो कि यूएसए के वेसल स्टेट माना जाता है, वो इंडिया से कुछ सीखे और अपने इंडिपेंडेंस की ओर काम करे। तो दोस्तों आज कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।